यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ वर्क डन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा में हम लोग देते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। और दूसरे हिस्से में देंगे हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन। Absolute unit of work done and gravitational unit of work done. Absolute unit of work done is what we always follow in our physics. कैसे इसको निकालते हैं, इसको जरा देखो। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो है फॉलो करने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का मतलब हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। इजी सी बात है यहाँ पे, न्यूटन मीटर। तो एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो एसआई सिस्टम में वर्क डन आता है हम लोगों का न्यूटन मीटर। और हम लोगों का ये नियम है, इंसान क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा यूनिट जो बार बार इस्तेमाल हो रहा हो, बहुत ही कॉमन हो गया हो, और कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो उसमें बहुत ज्यादा काम किया है, तो हम लोग क्या करते हैं उस साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट को रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जूल के नाम पे हम लोग ये यूनिट को रख देंगे यहाँ पे। और हम लोग का साइंटिस्ट का नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम से हम लोग सिंपल जूल कह देंगे इसको। दैट मीन्स दिस कैन बी कॉल्ड एज सिंपली JOULE जूल या कैपिटल जे। कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई यूनिट रखा जाता है तो उस यूनिट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही कहा जाता है, लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर्स में ही ये यूनिट को रखा जाएगा। नाउ ये तो हो गया वर्क डन इज इक्वल टू जूल, यूनिट ऑफ वर्क डन। आगे जाके देखेंगे कि एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। और तुम लोग को ये बात हम पिछले क्लास में ही बताए थे डायमेंशन एनालिसिस में, कि डायमेंशन एनालिसिस का फायदा यही होता है कि सारे फॉर्मूला का बेसिस, या किसी कोई मास्क पहन के अगर कोई फॉर्मूला आ रहा है, दैट मीन्स कि फॉर्मूला का बेसिस, ये फॉर्मूला किसी बेसिक चीज को ही निकाल के दे रहा है लेकिन अलग रूप में पेश होके आ रहा है हमारे पास। तो डायमेंशनल एनालिसिस से उसका पूरा सच पता चल जाता है। दैट मीन्स कि हम लोग ये दिख रहा है कि ये यूनिट दे रहा है जूल और एनर्जी का भी यूनिट है जूल, तो क्या वर्क डन एनर्जी सेम है? तो इन अ सेंस दे आर सेम। कैसे सेम? क्योंकि एनर्जी जब निकालते हैं हम लोग किसी बॉडी का, तो हम लोग समझते हैं कि वो काम कर रहे वक्त, सपोज काइनेटिक एनर्जी, इफ द बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग, दैट मींस व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज इट पोजेसिंग। अगर एक बॉडी पोटेंशियली हाई है, दैट मींस इट मस्ट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ उसका। लेकिन जब वर्क डन निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान समझना, इसी यहीं पे आता है वो हिडन क्राइटेरिया। जैसे ही हम लोग वर्क डन निकालते हैं, दैट मींस इफ समवन इज डूइंग वर्क, यहाँ पे दो चीज याद रखना, वर्क डन बाय समवन, वर्क डन ऑन समवन। तो अगर कोई वर्क डन कर रहा है तो वो अपना एनर्जी खर्चा कर रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है, तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो एक्चुअली वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब हम लोग कैलकुलेट यही कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन करने में जा रहा है। तो दिस वाज आवर एम इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्क डन, कि कितना एनर्जी खर्चा किया गया है ये काम को करने में। सिंपल बात यही है। तो कितना एनर्जी खर्चा किया गया ये कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, तो एनर्जी तो कैलकुलेट किया जा रहा है हम लोगों का, डिफरेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट तो जूल होना ही है, बस ये दूसरा नाम से आ गया हमारे पास वर्क डन। तो दिस मींस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट बाय अस। तो कई बार वर्क डन के फॉर्मूले में याद रखना, ये फॉर्मूला था ये वाला दिया गया है, बट यहाँ पे इंटेलिजेंस काम आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कि कई बार वर्क डन निकालने के लिए बोल दिया जाता है लेकिन ना ही फोर्स के बारे में बताया जाता है और ना ही डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है। तो कैसे निकाले वर्क डन, तो एक चीज याद रख देना कि वो बॉडी वर्क करने से पहले कितना एनर्जी लेके आया था हमारे पास, और उसमें कुछ वर्क किए तो वो अब कितना एनर्जी से जा रहा है।
सपोज वो 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा था, हम उसको और ठेल दिए और अब वो 20 जूल एनर्जी से आगे बढ़ रहा है, तो जो 10 जूल एनर्जी जो एक्स्ट्रा ले गया वो कहां से मिला उसको, वो हम उस पे ऊपर वर्क किए, तो 10 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मी। दैट मींस द डिफरेंस एनर्जी आल्सो गिव्स द फॉर्मूला या आइडिया अबाउट द वर्क डन। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया था वर्क डन का, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर एक फॉर्मूला मिलता है वर्क डन का, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी डेल ई, यानी इसको कह सकते हैं E2 माइनस E1। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी रिलेशन कहते हैं इसको। इसको जब एनर्जी पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग एक बार, कोई चिंता की बात नहीं है, बट ये बताता है कॉन्सेप्चुअल लेवल का अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज याद रखना है, समझ जाना अच्छे से कि वर्क डन कर रहे हैं यानी हम लोग एक्चुअली में एनर्जी ही निकाल रहे हैं। तो ये हो गया जूल, और यहां पे कहा जा सकता है कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है क्या, वर्क डन बाय अस या वर्क डन ऑन अस। उस कंफ्यूजन में जाना ही मत, वो पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख देगा। इतना याद रखना, क्यों कंफ्यूज करके रख देगा, जरा इसको समझना कोशिश करना। मान लो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पे एक पेन है और ये हम है, अगर हम इसको ठेल रहे हैं इस तरफ और हम अपने पॉइंट से व्यू से देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मी। अभी वर्क डन बाय मी हम चाहते हैं कि अगर हम कहीं को वर्क डन कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें, तो वर्क डन बाय मी इज 10 जूल्स, वर्क डन बाय दिस इज -10, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, इस पर तो काम हो रहा है, तो -10। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वर्क डन ऑन दिस एनर्जी गेन बाय दिस इज 10 जूल्स, यानी ये जब वर्क डन बाय दिस या वर्क डन ऑन दिस इज 10 जूल्स, वर्क डन बाय मी इज -10 जूल्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे ना तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो भी गए होंगे बात। सिंपल सा बात याद रखना, एक ही चीज याद रखना, वर्क डन बाय का मतलब होता है कि वर्क डन कर कौन रहा है। अगर निकालना चाहते हैं कि हम काम किए हैं, अगर ये क्वेश्चन है कि हम कितना काम किए, कितना एनर्जी खर्चा किए, तो जाहिर सी बात है 10 जूल एनर्जी खर्चा किए, और कितना एनर्जी गेन किया, ये पेन 10 जूल एनर्जी गेन किया। अब अगर वर्क डन बाय मी हो रहा है तो ये तो काम नहीं कर रहा ना, वर्क डन तो हम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो हम अगर वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय को पूछा जा रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय मी इज 10 जूल। तो इन दैट केस वर्क डन बाय दिस क्या होगा, -10। वर्क डन तो ये नहीं कर रहा है, वर्क डन ऑन इसके ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन ऑन अगर इसके ऊपर काम किया जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क डन बाय इसी से पूछा जाए कि ये कितना काम किया, तो ये तो काम किया ही नहीं, इसमें तो काम हुआ है। तो अगर इसके ऊपर काम नहीं किया गया, इसके ऊपर काम किया गया है, ये काम नहीं कर रहा है, तब माइनस बैठा देना उसको, सिंपल सी बात है। करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया SI यूनिट में जूल, और CGS यूनिट में हो जाएगा हम लोगों का अर्ग। अर्ग याद रखना, SI यूनिट में होता है जूल और CGS यूनिट में होता है अर्ग। कन्वर्शन भी याद रख लो, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 7 अर्ग। नाउ न्यूटन मीटर जैसे यहाँ पे लिखे हैं उसी रूप में भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल, दैट मीन्स SI यूनिट इज जूल। यहां पर हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1 डाइन न्यूटन का CGS रूट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 1 अर्ग। तो ये हो गया इसका अर्ग, और ये तो हो गया हम लोगों का स्पेशल रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन। अब यहां पे डिफाइन कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, कैसे डिफाइन करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क। तो सिंपल सी बात है,
कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू गेट 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश है, बदल सकते हो, मतलब सेम होना चाहिए। जब 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाता हो, तब कहा जाता है उसको 1 जूल ऑफ वर्क। Same goes in the CGS system also. What is 1 erg of work? When one dyne of force is applied on a body which is showing a displacement of 1 centimeter, then the work done in that case is known as 1 erg of work. And this is the relation between joule and work. So you have the absolute unit of work done. 99% time this unit is being followed. Now कुछ टाइम में ग्रेविटेशनल यूनिट भी फॉलो होता है। अब ये कौन सा यूनिट है, इसको जरा बढ़िया से समझो। जैसे कि इसमें ये डिराइव किया, बिल्कुल इसमें भी डिराइव करेंगे। हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था, ये अभी समझ लो। वर्क डन का फॉर्मूला ये है ना, यही से तो ये निकाल रहे हैं, तो यही पे लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बदले यहाँ पे लिखा जाता है 1 kg वेट। यानी जब एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स बोलोगे तो न्यूटन होता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, सिर्फ फोर्स की बात करें, वॉल्यूम की नहीं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को बोलेंगे तो 1 kg वेट होता है। इसका मतलब क्या है हम समझाते हैं। इनटू 1 मीटर, ये क्या दे देगा हम लोग, ये देगा 1 kg वेट मीटर। 1 kg वेट मीटर जो दिख रहा है ना, यही केजी वेट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे न्यूटन में, तो इसको हम लोग लिखना पड़ता है कि वर्क डन इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और ये हो जाएगा इन दैट केस इनटू 1 मीटर। दैट मींस दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। तो इन दैट केस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन हो जाएगा हम लोगों का केजी मीटर। SI unit in gravitational unit of work done में kg meter is the unit. तो 1 kg meter is equal to 9.8 joule। ये हो गया कन्वर्शन kg meter। और वही अगर CGS में चले जाए हम लोग, तो पता ही चल जाएगा हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा। इट विल बी 1 ग्राम सेंटीमीटर, which is equal to 980 अर्ग। तो ये हो गया हम लोगों का ये कन्वर्शन। अब इसका मतलब समझो, ये क्या होता है, फोर्स से ही सब कुछ शुरू हुआ ये झमेला, तो फोर्स पे ही आते हैं। फोर्स की जो बात है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इतना याद रखना। बट जब हम लोग वजन मापने जाते हैं, वेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। कैसे फोर्स है, राइट सी बात है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन किसी भी रूप में आ जाए, तो हम लोग जब वेट मापने जाते हैं तो हमारा मास होता है m, पकड़ लो, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस इट इज स्टिल एक्सेलरेशन। दैट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस आवर वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो जब हम फोर्स मापने जाते हैं, तो सपोज अगर वजन मापते हैं, सपोज हम वजन मापने गए और हम बोलते हैं कि मेरा वजन हो गया सपोज 75 kg, तो हाउ इज दिस पॉसिबल। क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स बात करें तो न्यूटन में होना चाहिए, केजी में तो मास में मापा जाता है। फोर्स तो न्यूटन में मापा जाता है, मास केजी में मापा जाता है। इसीलिए जो आम बोलचाल की भाषा होती है, मार्केट में जो कमर्शियल यूनिट होता है, वहां पे हम लोग अक्सर वजन ही मापते हैं, वेट ही मापते हैं, और बोलते हैं कि इतना केजी दे रहे हैं। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए ये क्या किया गया, सोचा गया कि एक नया यूनिट बनाते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसमें फोर्स को न्यूटन से नहीं कह के हम लोग उसको केजी से ही कहेंगे, लेकिन उसके साथ जोड़ देंगे वेट, केजी वेट कहने लगेंगे। लेकिन इसमें ये क्या बोलेंगे हम लोग, तब हम क्या बोलेंगे,
अब मेरा वजन कितना हो जाएगा 75 kg वेट। 75 kg जो बोले थे वो 75 kg नहीं, एक्चुअली में वो है 75 kg वेट। लेकिन उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो इंटू 10 करना पड़ेगा उसको, इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 750 न्यूटन। तो केजी वेट से न्यूटन में अगर जाना है, केजी वेट से अगर न्यूटन में जाना है तो हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मेंटल कैलकुलेशन के लिए, बट 9.8 इज द एग्जैक्ट वैल्यू इफ यू वांट टू नो। तो 2 यूनिट ऑफ फोर्स है हमारे पास, 1 यूनिट इज एब्सोल्यूट यूनिट दैट इज न्यूटन एंड 1 यूनिट इज ग्रेविटेशनल यूनिट व्हिच इज केजी वेट। केजी वेट के दिने में जब बात करोगे तो तुम यहां से क्या करोगे, एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड उसको निकाल के बात करोगे, सिर्फ मास को ही मापोगे और वही बोल दोगे। तो जाहिर सी बात है, आम बोलचाल की जो भाषा है, 2 किलो आलू अगर खरीद के ले आ रहे हो तो एक्चुअली में है क्या 2 केजी वेट, 2 केजी वेट खरीद के ले आ रहे हैं। और अगर कोई पूछे व्हाट इज द वेट तो तुम बोलोगे 2 केजी वेट, कन्वर्टेड इन न्यूटन तो हो जाएगा 20 न्यूटन इंटू 10, 9.8 कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा वो बोल देना, मेंटली हम बोलते हैं 20। तो दिस इज द केस, इसीलिए जब न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे तो एब्सोल्यूट यूनिट में आ जाएंगे, जब केजी वेट का इस्तेमाल करेंगे फोर्स की जगह तो हम लोग ग्रेविटेशनल, बहुत ही कम होता है जो केजी वेट का इस्तेमाल तुम लोग देखोगे अपने लाइफ में, इसीलिए ये बहुत ही कम दिखता है हम लोगों को, केजीएम या ग्राम सेंटीमीटर बहुत ही कम दिखता है, पर फिर भी दिखता तो है, इसलिए याद करके रख लो। यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट में जूल और आर यही ज्यादा दिखता है हम लोगों को, तो यही याद रखना अच्छे से, वो भी समझ के रखना। अगर समराइज करने जाए तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन ऐसा यूनिट में है जूल, सीजीएस यूनिट में है अर्ग, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन ऐसा सिस्टम में है केजी मीटर, सीजीएस सिस्टम में है ग्राम सेंटीमीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन। अगर डायमेंशन निकालने की बात की जाए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, इट इज वेरी इजी, निकाल सकते हैं, हम लोगों ने सीखा ही था डायमेंशन एनालिसिस क्लास में। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, 2 तरीके से, या तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो या तो उसकी यूनिट से निकाल सकते हो। चलो इस केस में फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग में बोले थे कि फोर्स का डायमेंशन याद करके रख लो, बढ़िया रहेगा, काम आएगा। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन याद करके रख लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt - 2, mlt - 2 यहाँ पे पुट करो डायरेक्टली। अगर नहीं भी याद हो तो देखो कैसे निकालते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास के लिए हो जाएगा हम लोगों का m1, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब हम चेंज फिर से लिख सकते हैं, चलो फर्दर फार्मूला बनाते हैं यहाँ पे, मास इनटू चेंज इनटू वेलोसिटी बाय चेंज इनटू टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस मास हो जाएगा m1। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगेन इसको अगर हम लोग चलो फिर से अगर बनाते हैं फॉर्मूला इसका फर्दर, मास इनटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, फिर जो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम यानी टाइम स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। तो मास के लिए हो जाएगा m1, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा l1, टी स्क्वायर नीचे में तो ऊपर जाएगा तो -t2 हो जाएगा, एक और डिस्टेंस है तो l1, दैट मींस m1 l2 t - 2। तो डायमेंशनल एनालिसिस फॉर वर्क डन इज m1 l2 t - 2। अगर फॉर्मूला, अगर डायमेंशन ऑफ फोर्स याद रहता पहले से तो झट से हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt - 2, उसको याद रख लो, ये बहुत जगह काम आएगा, अनगिनत समय काम आएगा। ये हो जाएगा mlt - 2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए l1, तो ये फिर वापस क्या दे देगा, यही चीज दे देगा, m1 l2 t - 2 दे रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस फॉर वर्क डन एंड दिस इज यूनिट ऑफ वर्क डन का पूरा कहानी। सो देख लो।